अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। 10th क्लास कंप्यूटर साइंस की लेक्चर सीरीज़ में आज हमारे चैप्टर नंबर 4 का जो टॉपिक है वो है लाइब्रेरीज़ इन पाइथन। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि लाइब्रेरीज़ होती क्या हैं। वैसे तो पाइथन के अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज़ होती हैं, लेकिन आपकी बुक के अंदर 2 लाइब्रेरीज़ यहाँ पर बताई हुई हैं, उन्हीं को आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, लेकिन ये वाला जो टॉपिक है ये लॉन्ग के लिए नहीं है। इस टॉपिक में से शॉर्ट पूछ सकता है, और ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो एमसीक्यू के लिए है। आपसे पूछा जा सकता है कौन सी लाइब्रेरी किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है, या पूछ सकता है कि इस मकसद के लिए कौन सी लाइब्रेरी इस्तेमाल होती है, नीचे 4 ऑप्शन हो। तो इस तरह से करके ये क्वेश्चन आ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइब्रेरी से हमें ये पता होना चाहिए कि लाइब्रेरी का मतलब क्या है। इसकी डेफिनेशन अगर आपने याद करनी है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, अगर बुक से करनी है तो यहाँ तक है, अगर आपके पास मेरे नोट्स हैं तो वहाँ से कर लें, वहाँ बनी हुई है डेफिनेशन ईजी वर्डिंग में। तो लाइब्रेरीज़ क्या होती हैं? बेसिकली पाइथन के अंदर कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसे टास्क, कुछ ऐसी कैलकुलेशंस हमने करनी होती हैं जिनका फंक्शन, जिनकी लाइब्रेरी पहले से मौजूद होती है पाइथन लैंग्वेज के अंदर। यानी जिसने लैंग्वेज को बनाया उसने पहले से इन लाइब्रेरीज़ को बना दिया हुआ, हम सिर्फ इनका नाम लिखते हैं और इनको यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि प्रिंट का फंक्शन है, इनपुट का फंक्शन है, हम इनको यूज़ करते हैं, लेकिन इनकी वर्किंग किस तरह से हो रही है ये लैंग्वेज बनाने वाले ने पहले से लैंग्वेज के अंदर रख दिया है कि इनकी वर्किंग कैसे होनी है। हमारा उससे कोई कंसर्न नहीं है, हम सिर्फ इनका नाम लिखते हैं और हमारी वर्किंग हो जाती है, हमें हमारा आउटपुट मिल जाता है। इसी तरह से और भी बहुत सारे ऐसे टास्क हैं जो हमने परफॉर्म करने होते हैं, उसके लिए बनी बनाई लाइब्रेरीज पाइथन के अंदर मौजूद होती हैं। हम सिर्फ उनका नाम लिखते हैं और हमारा काम हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आसान अल्फाज में वो समझा रहा है कि पाइथन ऑफर्स एन एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। एक्सटेंसिव यानी बेशुमार, बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज होती हैं पाइथन के अंदर। दैट इंक्लूड बिल्ट इन मॉड्यूल्स, जिनके अंदर बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं। बिल्ट इन मॉड्यूल से क्या मुराद है? उनके अंदर बने बनाए कुछ फंक्शंस होते हैं, ये मतलब है इसका। एंड डाटा स्ट्रक्चर्स, जिनके, और डाटा स्ट्रक्चर से मुराद है इसके अंदर डाटा ऑर्गेनाइज हो सकता है, स्टोर हो सकता है। अब डाटा स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? ये डाटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन है। अ डाटा स्ट्रक्चर रेफर्स टू अ पर्टिकुलर फॉर्मेट और मेथड फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डाटा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डाटा स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करना, स्टोर करना, अरेंज करना, इस प्रोसेस को हम डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं। तो पाइथन के अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज मौजूद हैं जिनके अंदर बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं, यानी बने बनाए फंक्शंस हैं, और डाटा स्ट्रक्चर्स हैं जिनके ज़रिए से डाटा स्टोर भी हो जाता है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जो लाइब्रेरीज हैं उनकी प्रॉपर वर्किंग क्या होती है। यहाँ पे उसने बताया हुआ कि इन पाइथन लाइब्रेरीज आर लाइक टूल बॉक्सेस। अगर ये यहाँ से डेफिनेशन करनी है लाइब्रेरीज की तो ये भी हो सकती है, वरना ये वाली डेफिनेशन भी है, और इसके अंदर ही डाटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन भी है, ये इस एक लाइन के अंदर। अब लाइब्रेरीज जो हैं उनके बारे में उसने बताया आसान अल्फाज में। वो कहता है ये एक जस्ट लाइक अ टूल बॉक्स फुल ऑफ यूजफुल टूल्स। जैसे एक मैकेनिक होता है ना, मैकेनिक को टूल्स की ज़रूरत होती है, तो उसके पास एक टूल बॉक्स होता है। वो उस टूल बॉक्स को ओपन करता है, जिस टूल की ज़रूरत पड़ती है उसको निकालता है, यूज़ करता है और वापस रख देता है। इसी तरह से पाइथन लैंग्वेज को यूज़ करते हुए हमें जिस लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी हम उसको इस्तेमाल करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। सिंपल इज दैट। तो यही उसने कहा कि इन पाइथन लाइब्रेरीज आर लाइक टूल बॉक्सेस फुल ऑफ यूजफुल टूल्स। पाइथन लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे इसी तरह से टूल्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। दैट हेल्प यू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स, जिनके जरिए से हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं विदाउट हैविंग टू बिल्ड एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। स्क्रैच का मतलब बिल्कुल बिगिनिंग से, जीरो से। ठीक है, तो हर चीज़ जीरो से स्टार्ट करके उसको कंप्लीटली खुद बनाने की बजाय पाइथन के अंदर हमें लाइब्रेरीज मिल जाती हैं, हम सिर्फ उनको यूज़ करते हैं। हमें उनका कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, उनका पूरा प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं है। लाइब्रेरीज आर लाइक प्री बिल्ट टूल किट्स। प्री बिल्ट का मतलब जो पहले से बनी हुई, तो बनी बनाई टूल किट्स हैं दैट यू कैन यूज़ विदाउट हैविंग टू राइट ऑल द कोड योरसेल्फ, जिनको आप यूज़ कर सकते हो सारा का सारा कोड खुद लिखने की बजाय, जो बात अभी मैंने आपको बताई। तो यहाँ तक इसकी लाइब्रेरीज की डेफिनेशन बनती है। ये वाली कर लें, ये कर लें, ये कर लेंगे, तो इसके अंदर डाटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन भी साथ ही हो जाएगी। अब वैसे तो पाइथन के अंदर हंड्रेड्स ऑफ लाइब्रेरीज होती हैं, बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं। ये पाइथन का फ़ायदा है कि इसके अंदर हमें बहुत सारी लाइब्रेरीज मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर उसने 2 बताई हुई हैं। तो एक जो लाइब्रेरी यहाँ पर पहली है उसका नाम है रैंडम। रैंडम लाइब्रेरी क्या होती है? रैंडम लाइब्रेरी जो है वो एक रैंडम नंबर जनरेट करती है एक रेंज के अंदर। यानी हम इसको रेंज बताते हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग लिमिट बता देते हैं, नंबर बता देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 1 बताता हूँ, 20 बताता हूँ, तो 1 और 20 के दरमियान कोई भी रैंडम नंबर ये लाइब्रेरी जनरेट कर देगी। वो 1 भी हो सकता है, वो 20 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, यानी 1 और 20 के दरमियान कोई भी रैंडम नंबर जनरेट हो जाएगा। अब आपने याद रखना है कि जब भी आपने किसी लाइब्रेरी को यूज़ करना है तो उसको यूज़ करने से पहले पाइथन प्रोग्राम के अंदर उसे इंपोर्ट करना होता है। तो सिंपल इंपोर्ट का कीवर्ड यूज़ करना है, आपने लिखना है इंपोर्ट, और आगे जो है वो लाइब्रेरी का नाम लिख देना है। लाइब्रेरी का नाम है रैंडम। तो यूज़ करने से पहले आपने हमेशा ही लिखना है इंपोर्ट, आगे लाइब्रेरी का नाम, इंपोर्ट रैंडम। ये तो उसने कमेंट ऐड किया और इसमें उसने लिखा है कि रैंडम जो लाइब्रेरी है ये क्या करती है,
तो यहाँ पर उसने लिमिट बताई है 1 और 10, तो 1 से 10 के दरमियान में रैंडम नंबर जनरेट होगा। अब यहाँ पर समझिए ये क्या है नंबर, ये है जस्ट एक वेरिएबल। नंबर क्या है, एक वेरिएबल है। इसके इक्वल के राइट साइड पर क्या लिखा हुआ है, जब भी हमने रैंडम लाइब्रेरी यूज़ करनी है तो उसका तरीका ये होता है, आपने लिखना है रैंडम, ठीक है, इंपोर्ट तो हमने कर लिया, अब उसको हम यूज़ करने लगे हैं। आपने लिखना है रैंडम, रैंडम लगा के आपने लगाना है डॉट, डॉट लगाने के बाद आपने लिखना है रैंड इंट। ये दो वर्ड्स हैं, इकट्ठा लिखना, स्पेस नहीं है, रैंड इंट, RANDINT, रैंड इंट, और ब्रैकेट के अंदर पहला नंबर कोमा दूसरा नंबर यानी आखिरी नंबर। तो 1 और 10 के दरमियान में कोई भी रैंडम नंबर जनरेट होगा और इक्वल की वजह से वो जो रैंडम नंबर जनरेट हुआ होगा वो जाके स्टोर हो जाएगा नंबर वाले वेरिएबल के अंदर। अब यहाँ पर जस्ट हम प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट द रैंडम नंबर इज, ये एज इट इज प्रिंट होगा, ये देखिए आउटपुट, द रैंडम नंबर इज, कॉलन है यहाँ पर, तो ये कॉलन भी डिस्प्ले हो जाएगा। आगे नंबर की वैल्यू, नंबर की वैल्यू क्या है, तो वो कह रहा है कि फर्ज करते हैं कि 1 से 3 के दरमियान रैंडम नंबर जनरेट हुआ है 3, तो यहाँ पर 3 शो हो जाएगा क्योंकि वो 3 जाकर नंबर में स्टोर हो गया था। अब इस प्रोग्राम को अगर हम दोबारा चलाएंगे तो अब कोई और नंबर जनरेट हुआ, हो सकता है 3 भी दोबारा हो जाए, हो सकता है 3 ही दोबारा हो जाए, लेकिन कोई और भी हो सकता है। फिर हम दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करेंगे, फिर कोई और रैंडम नंबर जनरेट हो जाएगा। तो रैंडम से मुराद कोई भी नंबर अपनी मर्जी का जनरेट हो जाएगा। अच्छा, ये लाइब्रेरी हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, ये आपकी बुक में तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन वैसे समझाने के लिए कई बच्चों के जहन में क्वेश्चन आता है कि इस लाइब्रेरी का मकसद क्या है। आपने देखा होगा कई गेम्स ऐसी होती हैं छोटे बच्चों की जहाँ पर एक रैंडम सा नंबर सामने आता है और बच्चे ने आइडेंटिफाई करना होता है कि ये कौन सा नंबर है, फिर वो उसको दोबारा चलाता है, फिर कोई और नंबर रैंडम आ जाता है सामने। तो पीछे इस तरह का कोई फंक्शन, इस तरह की कोई लाइब्रेरी चल रही होती है। अब ये होगी हमारी रैंडम लाइब्रेरी। उसके बाद एक और लाइब्रेरी यहाँ पर उसने लिखी है जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स लाइब्रेरी जो है ये एक ऐसी लाइब्रेरी होती है जो बेसिक जो स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस हैं वो परफॉर्म करती है। बेसिक स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस कौन सी होती हैं, जैसे मीन, मीडियन, मोड होता है, वेरिएंस होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको पता है, आपने मैथ्स के अंदर पढ़ा होगा मीन, मीडियन, मोड का, तो आपको पता ही होगा। तो ये स्टैट्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स वाली जो लाइब्रेरी है वो सिंपल स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो इसको भी उसी तरह से आपने लिखना है इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद यहाँ पर लिखा डेटा इज इक्वल्स टू, अब ये उसने लिस्ट बनाई है। अब लिस्ट का आपको पता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ लिस्ट किसे कहते हैं। वैसे तो अगला टॉपिक हमारा लिस्ट का ही है, लेकिन इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ जब मैंने आपको फॉर लूप पढ़ाया था। तो उसने एक लिस्ट बनाई है, उसके अंदर कुछ नंबर्स लिए हैं। ये नंबर्स क्यों लिए हैं, क्योंकि इनका उसने निकालना है मीन। मीन से मुराद क्या होता है, एवरेज निकालना है, यानी जितने भी नंबर्स हैं उनको प्लस किया जाएगा, और अगर 10 नंबर्स हैं तो डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे, 5 है तो डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे। तो यहाँ पर नंबर्स लिए, ठीक है, एक लिस्ट बनाई और उस लिस्ट को क्या नाम दिया, डाटा, ये लिस्ट का नाम है। अब यहाँ पर एक वेरिएबल लिया मीन वैल्यू के नाम से, मीन अंडरस्कोर वैल्यू के नाम से। अब यहाँ पर अंडरस्कोर क्यों लगाया, क्योंकि वेरिएबल के नाम में स्पेस अलाउ नहीं होती। तो मीन वैल्यू इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर इसको कैसे यूज करते हैं, जैसे उसमें हमने पढ़ा था रैंड इंट लिखना होता है, रैंडम डॉट रैंड इंट। तो यहाँ पर लिखना होता है स्टैटिस्टिक्स डॉट मीन, निकालना है तो मीन लिखोगे, मोड निकालना है तो मोड लिखोगे, मीडियन निकालना है तो मीडियन लिखोगे। तो सिंपल यहाँ पर उसने सिर्फ मीन की एग्जांपल दी है, स्टैटिस्टिक्स डॉट मीन, आगे ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा, डाटा। डाटा यानी ये लिस्ट, तो इसका मतलब होगा वो ये सारी जो वैल्यूज़ हैं इनका मीन निकालेगा और वो स्टोर कर देगा मीन वैल्यू के अंदर। अच्छा, ये जो सारे नंबर्स हैं वो आप इसके अंदर डायरेक्ट भी लिख सकते हो, यानी आप एक लिस्ट बनाने की बजाय यहाँ पर भी ये सारे नंबर लिख सकते हो कोमा लगा के, कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पर उसने सारे नंबर स्टोर करवा दिए डाटा के अंदर, एक लिस्ट बनाई और फिर डाटा का यहाँ पर रेफरेंस दे दिया, इस लिस्ट का नाम यहाँ पर लिख दिया। तो वो जो वैल्यू है, जो भी आंसर आएगा, जो भी एवरेज निकलेगी, जो भी मीन निकलेगा, वो स्टोर हो जाएगा मीन वैल्यू वेरिएबल के अंदर और फिर प्रिंट होगा द मीन वैल्यू इज एज इट इज, द मीन वैल्यू इज। और फिर मीन वैल्यू के अंदर जो, जैसे वो कह रहा है कि यहाँ पर 48 आंसर आता है इसका, तो मीन का आंसर 48 था, वो यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। तो यहाँ पर उसने एक्सप्लेनेशन दी है जो मैंने आपको बताई है कि इसके अंदर मीन, मीडियन, मोड, ये आमतौर पे स्टैटिस्टिकल जो ऑपरेशंस होते हैं वो परफॉर्म होते हैं इसके ज़रिए से। और ये जो लाइब्रेरी है ये कहाँ यूज़ होती है, ये डाटा एनालिटिक्स के अंदर इस्तेमाल होती है। वो यहाँ पर उसने लिखा भी हुआ है डाटा एनालिसिस टास्क, ठीक है, जहाँ पर डाटा को एनालाइज करना होता है, ठीक है। ये नेक्स्ट चैप्टर हमारा डाटा एनालिटिक्स के ऊपर ही, वहाँ पे बताऊंगा डाटा एनालिटिक्स से मुराद क्या है। वैसे आसान अल्फाज में समझ लें कि जब हमारे पास बहुत सारा डाटा हो, उसके ऊपर हमने कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करने हो, कोई हमने आउटकम्स निकालनी हो, यानी नताइज निकालने हो, तब हम डाटा एनालिसिस करते हैं, इसी को डाटा एनालिसिस कहा जाता है। अच्छा, वैसे तो बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जैसे मैंने आपको बताया था। इनके अलावा अगर आपको और लाइब्रेरीज़ के बारे में जानना है पाइथन के अंदर, तो ये एक लिंक है, इस लिंक पे आप चले जाएँ तो आपको बहुत सारी जो है ना वो लाइब्रेरीज़ मिल जाएंगी। और एक बात बड़ी अहम उसने यहाँ पर की है, वो कहता है कि व्हेन इंपोर्टिंग लाइब्रेरीज मेक श्योर टू ओनली इंपोर्ट व्हाट यू नीड। जब आपने लाइब्रेरीज़ को यूज़ करना है और फिर इंपोर्ट भी करना है, तो आपने सिर्फ वही इंपोर्ट करनी है जिनको आपने यूज़ करना है।
जिन लाइब्रेरीज को आपने यूज़ नहीं करना उनको इंपोर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये था हमारा टॉपिक लाइब्रेरीज इन पाइथन वाला। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।